नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, साल भर ये चर्चा में रहा है और उत्तराखंड फाइनली इसको लागू करने वाला है। पूरी इसकी अंतिम तैयारी हो चुकी है। 9 नवंबर को कहा जा रहा है कि आपका पूरी तरीके से उत्तराखंड में प्रभावी हो जाएगा। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर आपका यूसीसी पूरी तरीके से लागू होगा। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश का पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है। फाइनली अंतिम तैयारी इसकी पूरी तरीके से हो चुकी है, अब बस घोषणा होना बाकी है। तो अब हम ये समझेंगे कि कैसे आपका यूसीसी आया, ड्राफ्ट क्या था, बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या बदलाव इससे होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा इससे क्या क्या हमें जो अच्छी और बुरी दोनों ही चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। आगे आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना ये है कि 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर आपका सिर्फ 10 अक्टूबर तक वैलिड है। तो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत आपको ये सभी कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे, पीसीएस एंड यूपीएससी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार है। सीएम धामी को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 9 नवंबर को लागू हो सकता है आपका यूसीसी। रीजन क्या है? क्योंकि स्थापना दिवस होता है इस दिन उत्तराखंड का। उत्तराखंड आप सभी जानते हो यूपी से अलग हुआ था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर के अंतिम रिपोर्ट की तैयारी हो चुकी है आपकी। आगे बात कर लेते हैं। यूसीसी कमेटी इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपने वाली है। ये रिपोर्ट राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों पर है कि इस पर क्या क्या सिफारिशें की गई थी, क्या क्या चेंजमेंट बताए गए हैं और इन चेंजमेंट के साथ फाइनली ये आपका क्या है उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। इसमें आपका विवाह प्रावधान, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को भी इसमें समान रूप से शामिल किया गया है और कुछ चेंजमेंट के साथ बेसिकली, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो मुस्लिम समुदाय है उसका अपना अलग होता है। पूरा विवाह का जो सिस्टम होता है वो अपने शरिया लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पर जब इनको शामिल किया जा रहा था, इसके अंतर्गत लाया जा रहा था, बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। उनका कहना था कि हमारे यहाँ पर लॉज अलग हैं, हम अपनी तरीके से चीजें करते हैं, आप अपनी तरीके से इसमें नहीं कर सकते हो कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सारी चीजें। लेकिन फाइनली इसमें कुछ बदलाव के साथ इसको शामिल किया गया है। सीएम धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है, हम सभी जानते हैं। तो उसी दिन हम इसको लागू करना चाहते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो देश का पहला राज्य होने वाला है ये। आगे आ जाते हैं। 13 मार्च को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी प्रदान करी थी। तो 13 मार्च को यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। तब धामी ने राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया था और विधानसभा चुनाव 2022 जब हो रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो इसको जल्द से जल्द यहाँ लागू करेंगे। आगे बात करें, यहाँ पे कहा गया है कि समान नागरिक संहिता में सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है। महिला को हो रहे उत्पीड़न और जो उस पर बहुत सारी जो एक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उन सारी चीजों पर इससे लगाम लगेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें विधानसभा में 7 फरवरी को आपका यूसीसी बिल पास भी हो गया था। तो उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को ये बिल पास होता है और सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। इस बिल को कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू हो चुका था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अब यहाँ पर अनिवार्य है। तो जहां जहां पर ये लागू होगा वहां पर लिव इन रिलेशनशिप में जो भी लोग रह रहे होंगे उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक उनको सजा भी हो सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी अब यहाँ पर गैर कानूनी मानी जाएगी। इस पर आप ये जो 2-4 बिंदु हैं इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कही जा रही है और भी चीजें यहाँ पर जो कैटेगराइज की जा रही है उससे हमें क्या अच्छे बदलाव और क्या बुरे बदलाव देखने को मिलेंगे, ये मैं जानना चाहूंगी आप सभी से। कैसे बना यूसीसी का ड्राफ्ट? देखिए, यूसीसी की एक्सपर्ट्स कमेटी ने तैयार की है 400 सेक्शन व 800 पन्ने। इसमें टोटल आपके 400 सेक्शन है और 800 पन्ने हैं। इस ड्राफ्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.31 लाख सुझाव आए थे।
उन सुझावों को देखा गया, जो अच्छे लगे उनको शामिल किया गया एंड देन उसके बाद इसको पूरा तैयार किया गया है। 20,000 लोगों से कमेटी ने सीधे संपर्क किया था। इसमें धर्म गुरु थे, संगठन थे, राजनीतिक दल थे और कानूनविद से बातचीत की गई थी। धर्म गुरुओं का होना यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सभी धर्म में, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है हमारा, वैसे मुस्लिमों का विवाह अधिनियम है, वैसे क्रिश्चियन होंगे, पंजाबी होंगे, सारे ही होंगे। तो उनसे बात करना आवश्यक था कि वो किस किस अकॉर्डिंग कहाँ पर जाकर के सेट हो रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं, कैसे चीजों में बदलाव करना है, कैसे कानून बनाने हैं, दैट्स वाई। ठीक है, इनके सुझावों को कमेटी ने ड्राफ्ट में शामिल कर लिया था। ड्राफ्ट में जो है वो 4 खंडों में है, जिसमें 749 पेज है। 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग इसके लिए की गई थी। 2.33 लाख लिखित फीडबैक आए थे इसके लिए एंड 60,000 लोगों से बातचीत कर ये ड्राफ्ट बनाया गया है। तो आप समझिए कि कितना एक लेंदी प्रोसेस था, गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से इसको फुलफिल किया है। तो आगे कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा, तो उस पर भी देखेंगे भाई, क्योंकि इस बार के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि यूसीसी पूरे देश में लागू होगा। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा। समान संपत्ति का अधिकार बदल जाएगा, यानी कि बेटा और बेटी दोनों के बीच में संपत्ति का जो बंटवारा है वो समान रूप से होगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी से हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको समान बंटवारा करना ही है। आगे मौत के बाद संपत्ति की बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था, लेकिन अब क्या है, पत्नी पर डिवाइड हो जाएगा, पति और बच्चों सब में अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। अब देखो यहाँ पर ये समान कारण क्या है, समझ लेते हैं। देखिए, पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे। अगर एक कह रहा है कि भाई मुझे इनकी जो बात करने का तरीका है इस वजह से दिक्कत है, या कोई कह दे कि मुझे दहेज मांग रहे इस वजह से दिक्कत है, तो जब तक समान कारण नहीं होंगे तब तक तलाक नहीं होगा। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक भी नहीं मिलेगा, दोनों पक्षों के कारण जेन्युइन होने चाहिए तभी तलाक मिलेगा, ऐसे तलाक नहीं मिलेगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी करवा दिया गया है। तो उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। हालांकि ये सेल्फ डिटेक्शन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट मिलेगी। आगे, संतान की जिम्मेदारी। यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जिम्मेदार लिव इन में रहने वाला कपल ही होगा। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम देना ही देना पड़ेगा और इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिल जाएगी। तो अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कपल ऐसे होते थे जो ऑर्फनेज में छोड़ करके आ जाते थे बच्चों को, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती थी। तो अभी ये जो है ये चीजें नहीं होंगी। अगर लिव इन में आपको बेबी हुआ है तो आपको उसे अपना नाम देना ही होगा और साथ ही साथ जो लड़का है उसकी संपत्ति में उसको अधिकार भी प्रॉपर मिलेगा। आगे बात करते हैं, प्रदेश की जनजातियों को कानून में रखा गया है बाहर। देखिए, उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं वो उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में आप देखो कौन कौन सी जनजाति है, तो थारू है, बोक्सा है, राजी है, भोटिया है और जॉन सारी समुदाय निवास करते हैं। इनको वर्ष 1967 में अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी अपने प्रदेश में जनजाति और आदिवासियों को इस कानून से मुक्त रखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। तो ये आपका क्या है, सिविल कानून है, ये यूनिफॉर्म सिविल कानून। ठीक है, क्रिमिनल कानून क्या है। क्रिमिनल कानून में आप देखो चोरी, लूट, मारपीट, किसी का मर्डर हुआ है, किसी धर्म या समुदाय को लेकर के एक ही तरीके का कोई मतलब गलत काम किए जा रहे हैं, प्रोसेस है, तो इसके लिए सजा का प्रावधान है सभी धर्म और सभी कानूनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं सिविल कानून में क्या होता है। शादी ब्याह संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है और भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामले, रीति रिवाज, सांस्कृतिक और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह से कानून को पर्सनल लॉ की भी कहते हैं ना, पर्सनल लॉ या इस सब की जरूरत भी पड़ती है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है सिविल कानून आपका ये होता है। ठीक है, जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, जैसे बताया कि उनका अलग है। ठीक है, हिंदुओं की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। इसी तरीके से ईसाई में, सिखों में अलग अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बना दिया जाएगा कि अब उनका कानून नहीं है, सिर्फ एक ही कानून है। ठीक है, इसी के द्वारा जहां पर जो भी अब इसके अंतर्गत क्लॉज होंगे, जो चीजें शामिल होंगी विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर, शादी के लिए, वो सभी धर्मों पर लागू हो जाएगा। ठीक है,
जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा जिसमें दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। ठीक है कि आपको समान जब आपका कारण होगा तभी आपको तलाक मिलेगा, ऐसे तलाक नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरी शादी करते हो तो आपको दंडित किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और आपको जेल होगी। ठीक है, समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए समान कानून है। इसमें सभी धर्म के समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के कानून एक रूपता प्रदान करते हैं और यही प्रावधान सभी धर्मों पर लागू आपके होंगे। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक आ जाता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य है कि संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की जो भावना है, अवधारणा है, उसको क्या करना है, मजबूत करना है। और इसीलिए आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। लॉ कमीशन यूसीसी को लेकर के क्या कहता है, देखिए केंद्र सरकार 2016 में लॉ कमीशन से कहा था कि देश में हजारों पर्सनल लॉ हैं, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, क्योंकि हजारों हैं तो कंट्रोवर्सी चीजें हैं वो ज्यादा होती है, कॉन्ट्रोडक्टिव चीजें हो जाती हैं, कई बार सही न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका पर्सनल है। अब मुस्लिम लॉ के तहत गए तो उनका पर्सनल है, वहां पर चीजें सॉल्व की जाएंगी, हिंदू में हिंदू की तरह चीजें सॉल्व की जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता था कि उनके धर्म या समुदाय में कुछ चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, कॉन्ट्रोडक्टिव हैं, तो फिर वो वही फैसला सुनाते थे और कई बार जो महिलाओं के साथ है वो अत्याचार हो जाता था, उनको न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन इसके तहत क्या है, सबके लिए समान है तो उनको न्याय मिल पाएगा। अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में 21वें लॉ कमीशन में एक रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि यूसीसी बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में अलग अलग पर्सनल लॉ में मौजूद असमानता की जो प्रथाएं थी उनको खत्म करने की बात कही गई थी। जून 2023 में 22वें लॉ कमीशन में यूसीसी पर जनता और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों की पहले राय मांगी गई थी कि पहले हमें उनसे राय दिलवाइए, अगर वहां पर हमें लगता है कि चीजें ठीक है देन हम फिर आगे प्रोसेस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर के क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस 1985, सरला मुर्दुल केस 1995 और जॉन वल्लामट्टम 2003 केस में यूसीसी का जिक्र किया था। हालांकि इसे लेकर के सरकार का कोई दिशा निर्देश उन्होंने जारी नहीं किया था, ना ही बोला था। 2021-22 में यूसीसी से संबंधित 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। इसमें अलग अलग धर्मों के कानूनों के आधार पर महिलाओं को तलाक देने के मामले में एक रूपता की मांग की गई थी कि ये जो अलग अलग धर्म में तलाक का मामला चल रहा है इसमें एक रूपता लाई जाए ताकि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि कानून बनाने या उसमें बदलाव का हक लोकसभा का है, ना कि मेरा है, तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है, ये नीतिगत मुद्दा है, उनको सॉल्व करना चाहिए। बिल को लेकर के अब आगे क्या चीजें कही गई हैं, देखिए उत्तराखंड के बाद भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यूसीसी लागू करने के लिए आपकी कमेटी बना दी गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने यूसीसी को अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है। वहां पर भाजपा चुनाव हार गई थी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लागू हो सकता है। आगे आते हैं, हाल ही के दिनों में पीएम मोदी और गृह मंत्री ने कई बार ये कहा है कि पूरे भारत में वो क्या है यूसीसी को लागू करेंगे, केंद्र स्तर पर ये लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों में यूसीसी लागू करते हुए फायदे सामने आने के बाद इसे देश में लागू करने पर विचार कर रही है। तो पहले ये बोल रही है कि पहले ये राज्य में हो, देखें हम क्या फायदे हैं, देन उसके बाद हम आगे केंद्र में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लंबित सबरीमाला केस का फैसला भी केंद्र के यूसीसी लागू करने के विचार को प्रभावित कर सकता है, अगर ऐसा होता है तो। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर के रिपोर्ट तैयार कर ली है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो आप सभी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।